वेलकम टू द डोसेक। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिसे मिडाइवल इंडिया है उसको आप दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हो। उसके जैसा कि आपको पता है कि 650 एडी के बाद से मध्यकालीन भारत प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है 1206 एडी से। तो इसको दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ईयरली मिडाइवल पीरियड 650 एडी से 1206 एडी के बीच में, और फिर दूसरा फेज आएगा 1206 एडी के बाद का मध्यकालीन भारत। तो आज मैं ईयरली मिडाइवल पीरियड को बताने जा रहा हूँ 650 एडी से 1206 एडी के बीच में। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास बहुत कम समय में आपको होलिस्टिक वे में मिल जाएगा, मतलब रिवीजन पर्पज से बहुत बेस्ट होने वाला है। अदरवाइज भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पर। तो ये यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआती फेज, मिडाइवल पीरियड में जाने से पहले उसका शुरुआती फेज जो होता है ईयरली मिडाइवल पीरियड, वहां से बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर्षवर्धन के टाइम से ही पावर सेंटर बदल चुका है। पावर सेंटर पाटलिपुत्रा से चेंज करके कन्नौज की ओर जा चुका है। तो जो भी युद्ध आगे होंगे उन सब का मकसद होगा कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को ऑक्युपाई करना। तो हम पहले नॉर्थ इंडिया को डिस्कस करते हैं, फिर साउथ इंडिया को डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे त्रिकोणीय संघर्ष को, ट्रिपार्टी स्ट्रगल को, जिसके अंदर हम पाल देखेंगे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। फिर साउथ इंडिया में जाएंगे जो कि 900 एडी से 1200 एडी के बीच का टाइम पीरियड होगा। इनमें चोला, चेरा, पांड्या, पल्लव और चालुक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए और नॉर्थ इंडिया पर अपना प्रभाव लाने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिसमें पाला जाते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 750 एडी से 1150 एडी तक रहता है। फिर प्रतिहारा 730 से 1036 एडी के बीच तक इसका टाइम पीरियड रहता है, और राष्ट्रकूटा 750 से 973 एडी के बीच में। पहले तो ये समझ लेते हैं तीनों कहाँ पर ये डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हो एक डायग्राम से, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे इंडिया का जो इंडिया है, इंडिया का ये हिस्सा आपको पता है नदर्न साइड है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट का रीजन, इस वाले रीजन में जहाँ बिहार बंगाल का रीजन पड़ता है, उस वाले रीजन में डोमिनेंस होता है पाल का। और इस वाले रीजन में राजस्थान और गुजरात जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट के रीजन में प्रतिहारा का डोमिनेंस होता है। वहीं साउथ वाले रीजन जो डेक्कन का रीजन है, उस डेक्कन में राष्ट्रकूटा का प्रभुत्व होता है। तो फिर से समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाल, नॉर्थ वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार, और डेक्कन वाले साउथ वाले रीजन में राष्ट्रकूट का। ये तीनों में संघर्ष होता है। इन तीनों को बीच में संघर्ष का मुख्य कारण है ये सेंटर जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज क्षेत्र है उनको कंट्रोल करना, क्योंकि पावर सेंटर के रूप में
कन्नौज वहाँ इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 750 से 1000 एडी के बीच में बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स भी आए नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में भी, और सबका मकसद यही था कि हमें कन्नौज को या नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री को हमें ऑक्यूपाई करना है, अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पाल के बारे में। पाल के 3 रूलर के बारे में हम डिस्कस मुख्य रूप से करेंगे, जैसे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के बारे में। तो वन बाय हम डिस्कस करते हैं कि पाल वंश किस तरह से आगे बढ़ता है। पाल वंश की बात करें तो सबसे पहले उसके जो फाउंडर थे गोपाल, गोपाल की हम डिस्कशन करते हैं कि गोपाल को माना जाता है कि पाल वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि 750 एडी के टाइम में उस एरिया में मतलब आज जो मगध बंगाल का एरिया है उस वाले एरिया में एक एनार्की था, मतलब अराजकता फैली हुई थी, लोग असंतुष्ट थे, और उसको खत्म करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा इसे किंग बनाया जाएगा। ये इलेक्टेड किंग था गोपाला, और इसने जैसे ही ये सत्ता में आता है, इलेक्टेड किंग बनते हैं, और वो बहुत सारे चीज़ों सुधार करता है। और गोपाल जो होते हैं वो देवभक्त होता है, स्पेशली बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट को बहुत मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गोपाल जो कि देवभक्त थे, और उसने बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है। स्पेशली उदंतपुरी में मोनास्ट्री का निर्माण कराता है, मतलब बुद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उस मठ का निर्माण कराता है उदंतपुरी अर्थात बिहार में आज का बिहार शरीफ। और साथ में इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने मतलब पूरे बंगाल को यूनिफाई किया अपने कंट्रोल के दौरान, और यहाँ तक कि उसने मगध जो बिहार का रीजन है उस वाले को भी अपने अंडर लाने की कोशिश किया और लाया भी। उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में देखते हैं। धर्मपाल, जैसा कि हमें पता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब उसके बेटे हैं, गोपाल के बेटे धर्मपाल। और धर्मपाल एक ऐसे राजा थे जिसने बहुत सारे काम किए। उसने स्पेशली कन्नौज पर ऑक्यूपाई अल्टीमेटली कर ही लिया था, क्योंकि सबकी लड़ाई तो कन्नौज को प्राप्त करने की ही थी। और कन्नौज पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, और साथ में कन्नौज में एक दरबार भी वो लगाता है, और वहाँ पर एक पपेट, कठपुतली राजा को इंस्टॉल करता है। उसका नाम होता है चरकरायुद्ध। उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है, और इस तरह से कन्नौज पर अपना जो परमाउंटेसी है वो प्रोक्लेम कर देता है। और इसी के जो त्रिपक्षीय युद्ध है, मुख्यतः पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, उसमें पाल वंश के यही शासक, मतलब धर्मपाल ने ही पार्टिसिपेट किया। इसी के टाइम पीरियड में त्रिपक्षीय युद्ध होता है इन तीनों के बीच में, कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने को लेकर। लेकिन जैसे ही उसने कन्नौज पर अपना कंट्रोल करता है, उसको पपेट जो राजा होते हैं उनको गद्दी पर बैठाता है, लेकिन वो कन्नौज पर जो कंट्रोल किया था उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता है,
क्योंकि धर्मपाल का जो न्यूक्लियस था, मेन जो जहाँ पर वो खुद राज कर रहे थे, वो बंगाल और बिहार में सिमट कर रह गया, वहीं पर वो डायरेक्ट रूल कर पा रहे थे। और साथ में ही इसी टाइम पीरियड में हम देखें तो राष्ट्रकूटा ने भी, है ना, राष्ट्रकूटा के रूलर थे ध्रुव, ध्रुव ने इसको हरा भी दिया था, पाल वंश के जो धर्मपाल है इसको। धर्मपाल स्पेशली बुद्धिज्म के ग्रेट पैट्रॉन थे। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और साथ में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी इसने स्थापना किया। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर देखते हैं देवपाल, जो कि धर्मपाल का पुत्र था। वो भी पाला एम्पायर में, स्पेशली बंगाल रीजन की बात करें तो मोस्ट पावरफुल रूलर था पाला एम्पायर का। और इसने इसने जो अपनी कंट्रोल है वो असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक भी बढ़ाया था। और इसके बाद काफ़ी गैप होने लग गया, उसके बाद काफ़ी कमज़ोर शासक आने लगा, लेकिन दोबारा से एक पाल वंश का एक शासक आता है, महीपाल प्रथम, जो पाल वंश को, पाल पावर को दोबारा से रिवाइव करता है 10th सेंचुरी में। और लेकिन इस दौरान राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा इसको हार मिल जाती है। ऐसा भी कुछ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जैसे तिरुमलाई इंस्क्रिप्शन में ऐसी बातें रिकॉर्डेड है। जहाँ तक बात करें कल्चरल एस्पेक्ट की, काला पाला की, तो यहाँ पर जो पाला रूलर थे उसके तिब्बत के साथ बहुत क्लोज कल्चरल रिलेशन था। और यहाँ तक कि पाला के जो ट्रेड कांटेक्ट था और कल्चरल लिंक थे वो साउथ ईस्ट एशिया के भी साथ थे। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो उसका व्यापार होता था प्रॉफिटेबल था, जिसकी वजह से पाल एम्पायर में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई थी। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी है, जैसे पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि रूलर हुआ करते थे मलाया, जावा, सुमात्रा जैसे रीजन में, या उसका जो नेबरिंग आइलैंड है उस वाले रीजन का एक बहुत बड़ा राजा था वो। लेकिन उसको बुद्धिस्ट के प्रति बड़ी आस्था थी और उसने अपनी बहुत सारे एम्बेसी को पालाकोट में भेजा, और ताकि उसका मेन मकसद यही था कि वहाँ से हम परमिशन ले सकें कुछ मोनास्ट्री नालंदा में खोलने के लिए। बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उसके मठ के निर्माण के लिए उसने कुछ परमिशन लेने के लिए एम्बेसी को भेजा, और उसने रिक्वेस्ट किया पाल रूलर से, स्पेशली देवपाला से, उस समय देवपाला थे, कि आप दान में दीजिए 5 गांव, ताकि इस मोनास्ट्री का रख रखाव हो सके। तो उसका रिक्वेस्ट ग्रांट कर दिया गया था और इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी हो गए थे। लेकिन इसी दौरान आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही पाला वंश बहुत आगे बढ़ता है और अंत में पाला वंश को रिप्लेस करता है सेन वंश। स्पेशली सेन वंश बंगाल में ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं और सेन फैमिली बंगाल पर ही रूल करता है पाला के बाद। मतलब पाला को रिप्लेस करता है सेना बंगाल में स्पेशली, और इसके फाउंडर होते हैं सामंत सेन। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस लक्ष्मण सेन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण सेन एक्चुअल में
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को इनकरेज किया था उसके डेवलपमेंट को लेकर के। और वैष्णव वो धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसके ही दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि रहते थे जिसका नाम है गीत गोविंद, सॉरी जयदेव। जयदेव थे, और वो जयदेव थे वैसे व्यक्ति जिसने गीत गोविंद मतलब पुस्तक लिखा। और ये जो जयदेव थे गीत गोविंद के राइटर, ऑथर, वो फेमस वैष्णव पोएट था बंगाल का, और जयदेव उसके दरबार में रहते थे। और साथ में इसी टाइम पीरियड में 1203 से 1204 एडी के बीच में जो तुर्की के जनरल थे बख्तियार काकी, उसने अटैक कर दिया वेस्ट बंगाल में नवा द्वीप के पास, और खिलजी ने हरा दिया लक्ष्मण सेन को और कैप्चर कर लिया नॉर्थ वेस्ट बंगाल का रीजन। हालांकि ईस्टर्न बंगाल अभी भी सेन के कंट्रोल में था। तो इस तरह से हमने पाला के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं।